शनिवार आहे आज, त्यामुळे सवय असेल तर. शनिवारला शनिवारला पैसे मिळतात. ड्राफ्ट ऑफर ऑफ डॉक्यूमेंट विद इन 30 days prior to the document and submitted to the ROC and stock exchange. फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी को सबमिट करना है. देन उसके अलावा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्राइस और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए जाते. एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आईपीओ एफपीओ दोनों के लिए सेम है. यहाँ पे 5 कंडीशन है, वहाँ पे 4 कंडीशन है. कन्वर्टिबल की कंडीशन एफपीओ में नहीं है. क्या कंडीशन है? डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट. देन आपका इश्यूअर कंपनी के प्रमोटर एंड डायरेक्टर सेम नहीं होनी चाहिए. विलफुल डिफॉल्टर है तो अलाउड नहीं है. फंगेटिव ऑफेंडर है तो नहीं अलाउड है. कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर नहीं हुए तो आप आईपीओ कर नहीं सकते. इसके अलावा रेगुलर 3 कंडीशन. पॉजिटिव 1, आपका नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ या ऊपर होना चाहिए. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ आपका या लास्ट 3 साल में होना चाहिए. एंड नेटवर्क 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए लास्ट 3 साल. देन अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो आप दूसरे ऑप्शन से जा सकते हो. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को 75% का कोटा दो. 25% कोटा जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखो. नेक्स्ट वन, एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर ऑफ सेल. ऑफर ऑफ सेल आप सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर का कर सकते हो. दूसरा, ये प्रोसेस आपको करना है उसके लिए आपको शेयर, ऑफर ऑफ सेल के शेयर एटलीस्ट 1 साल तक होल्ड करने जरूरी है. एंड होल्डिंग पीरियड फॉर कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज ऑल्सो 1 year. गवर्नमेंट एंड स्पेशल एक्ट वाली जितनी भी कंपनीज है उनको ऑफर ऑफ सेल एप्लीकेबल नहीं है. दूसरा, अगर आप शेयर एक्वायर्ड करो ऑफर ऑफ सेल के तहत तो हाई कोर्ट की अप्रूवल की जरूरत है. और अगर आपने बोनस शेयर इशू किया है तो उसको भी ऑफर ऑफ शेयर एप्लीकेबल नहीं है. बट बोनस शेयर कैसे होना चाहिए? आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, फुल्ली पेड अप शेयर का होना चाहिए. रिवैल्यूएशन या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में से नहीं होना चाहिए. इशू वारंट की अगर हम लोग बात करें तो इशू वारंट का टेन्योर 18 मंथ्स का होना चाहिए. इशू वारंट कैन बी 1 और मोर वारंट कैन बी अटैच. इसका प्राइसिंग का फॉर्मूला आपके ड्राफ्ट ऑफ लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन होना चाहिए. एंड वारंट होल्डर को विद इन 3 months अपने शेयर को क्या करना है? कन्वर्ट कर लेना है वारंट इनटू द शेयर. अगर नहीं कन्वर्ट कर पाए इन दैट सिचुएशन तो आपका वारंट फॉरफिट किया जाएगा. करना नहीं है. डन. नेक्स्ट, एफपीओ के लिए भी वही 4 कंडीशन है आपकी. कौन सा? नॉट डिबार्ड. दूसरा, प्रमोटर सेम नहीं होना चाहिए, ना डायरेक्टर, ना विलफुल डिफॉल्टर, ना आपका फंगेटिव ऑफेंडर. देन एडिशनल कंडीशन कौन सी? एडिशनल कंडीशन नंबर 1, एक और ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में आपको शेयर लिस्ट करने तो लिस्टिंग एग्रीमेंट हो जाना चाहिए. दूसरा, डिपॉजिटरी के साथ डीमटेलाइजेशन का एग्रीमेंट हो जाना चाहिए. तीसरा, आपके प्रमोटर के सारे शेयर अपन क्या करेंगे? डीमटेलाइज करेंगे. पॉइंट नंबर 4, 75% शेयर जो है आपके वो आप उसमें से प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सकते हो. 25% कंट्रीब्यूशन आपको खुद को डालना है. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन. ये आपका नया वैल्यू एडिशन है. यहाँ पे आ जाओ. प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 20% पोस्ट इशू कैपिटल. प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कैपिटल इशू करने के बाद एटलीस्ट 20%. दिस इज मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट. मिनिमम लिमिट एटलीस्ट. हो गया? Then, in case post issue of shareholding, the promoter is less than 20%, and foreign alternative investment fund and foreign venture capital fund or scheduled commercial bank and public financial institution, insurance company with IRDA may contribute a shortfall minimum contribution specified to the companies and the promoter. Not applicable. The minimum promoter contribution is not applicable in case they do not have any identifiable promoter. मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन 20% मैंने बोला है ना. 20% इनका लॉक इन पीरियड कितना होता है? तो एटलीस्ट 3 साल तक का इनका लॉक इन पीरियड होता ही होता है ना. 20% के ऊपर के अगर शेयर होल्ड किए तो उसके लिए लॉक इन पीरियड कितना रहेगा? 1.
ना और 20% आएगा यहाँ पे आगे। एक मिनट हाँ, ये रहा promoters contribution. Promoters contribution including the foreign venture capital fund या alternative investment fund, इनका लॉक इन पीरियड कितना है? कम से कम 3 साल का लॉक इन पीरियड है जब आपका आईपीओ और एफपीओ हुआ है, विच इज लेटर। बट ये जो 20% शेयर होल्ड की एक्सेस ऑफ 20% जो शेयर है उसके लिए लॉक इन पीरियड कितना है? 1 ईयर। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि फॉर एग्जाम्पल आपका 20% शेयर होल्डिंग है तो ये लॉक इन में कितना रहेगा? 3 ईयर। मेरे पास 40% शेयर है तो इसमें से 20% जो है वो 3 साल के लिए लॉक इन में रहेंगे और ऊपर के जो 20% है वो 1 साल के लिए लॉक इन रहेंगे एडिशनल। मिनिमम 20% लॉक इन कितना रहेगा? 3 साल। 30% शेयर है, इन दैट सिचुएशन आप कैसे करोगे? 20% कितने साल के लिए? 3 साल। और 10% कितने? 1। क्लियर? एक बार गो थ्रू करो फटाक से, चलो। ते आता नाही कळला, रिझल्ट लागल्यानंतर जे आठवण येईल ना मग कळते। सर तुम्हाला शुभम सर चावले वो मेसेज करता सर एक्झॅक्ट लेक्चर घ्या ना, सर रिव्हिजन लेक्चर घ्या ना, रिझल्ट लागला डिसेंबर सर बोलू नको त्याशी काय 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 खाली डोकं बोलताय in case SR equity share, okay, special right equity share are unit in a lock-in period into equity share having a voting right of same as ordinary share and lock-in as a period specify above। period specify above का मतलब same 3 years and 1 year का ही lock-in रहेगा। ओके कौन से ऐसी सिक्योरिटीज है? दे आर इनएलिजिबल फॉर मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रमोटर। कंट्रीब्यूशन प्रमोटर का कितना होना चाहिए? 20%। बट कुछ सिक्योरिटीज ऐसे है जिसके लिए प्रमोटर को 20% कंट्रीब्यूशन मिनिमम कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 ईयर इफ एसेट एक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट इन्वॉल्व सच कैश ट्रांजैक्शन। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि हम लोग शेयर इशू करते हैं और उसके बदले में एसेट लेते हैं। तो प्रमोटर ने शेयर इशू किया और उसके बदले में एसेट लिया तो दिस इज कॉल्ड शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसमें जितना प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है वो लॉक इन पीरियड में कवर नहीं होगा। रिजल्टिंग इनटू द बोनस शेयर बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बोनस शेयर आर इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। नाउ बोनस शेयर इशू करे तो सबको ही दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें 20% मिनिमम आपके प्रमोटर ले लेना चाहिए, ऐसा कंडीशन नहीं है। आप कोई एसेट लेने जा रहे, ओके, ऐसे समझो कि अपन 100 करोड़ के एसेट लेने जा रहे, ओके, तो 100 करोड़ के एसेट के बदले में अपन क्या दे रहे? कैश और बैंक की जगह अपन शेयर्स दे रहे। तो आप ये नहीं कह सकते प्रमोटर को कि देखो हम लोग 100 करोड़ का एसेट इशू करने जा रहे हैं यानी परचेज करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग शेयर दे रहे हैं तो वो शेयर में आप 20% कंट्रीब्यूट करो, ऐसा अपन कह नहीं सकते हैं। तो एसेट के लिए नहीं अलाउड, बोनस शेयर के लिए नहीं अलाउड है। देन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज प्लेज विद क्रेडिटर अदर देन दोज बोरोइंग बाय द इश्यूअर एंड द सब्सिडरी कंपनी। अपन ने क्रेडिटर के पास सिक्योरिटीज गिरवी रखी हुई है, इन दैट सिचुएशन उसके अगेंस्ट लोन लिया हुआ है तो वो प्रमोटर को बोल नहीं सकते कि मिनिमम 20% आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा करके। सो दे आर द एग्जम्प्टेड। नाउ आईपीओ का हो गया तो उसके बाद एफपीओ, एन इश्यूअर विच डज नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर
where the equity share are frequently traded on stock exchange at least 3 years immediately preceding with the reference date. The issuer at least 95% of the complaint received from investor end of the quarter, the reference to the date, and issuer has complied with the SEBI guideline. The minimum period of 3 years immediately preceding the date. आपका 75% कंट्रीब्यूशन जो है वो 75% कंट्रीब्यूशन आपके पास होना चाहिए, कंपनी के पास होना चाहिए. मिनिमम 25% रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास होना चाहिए. 95% शेयर अगर प्रमोटर के पास है तो प्रमोटर की अपनी होल्डिंग क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी. कितने, 20% कम करनी पड़ेगी टू मेंटेन दैट 75% कंट्रीब्यूशन. इसलिए 25% शेयर वो क्या करे, तो 25% शेयर वो बेच रहे और वो अवेलेबल किसको करवा के दे रहे, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को. अब 75% इनके पास अभी भी है ना, 25% रिटेल इन्वेस्टर के पास गया, तो मिनिमम इनको कितना रखना है, मिनिमम रखना है इनको 20% और मैक्सिमम कितना रखना है इनके पास 75%. 25% किसी भी हाल में ये रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को देना ही देना है. डन. परत सांगा ना. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी, ओके, रिलायंस कंपनी के 100% शेयर मार्केट में लिस्टेड है, बराबर. बट ये 100% शेयर जो भी लिस्टेड है ये सारे किसके पास है, प्रमोटर के पास है. अब प्रमोटर थोड़ी शेयर पर डेली बाय करेगा, सेल करेगा, वो तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर करेंगे या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर करेंगे. अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, 100% किसके पास है, प्रमोटर के पास है, तो कंपनी के शेयर के प्राइस में उछाल भी नहीं होगा ना डाउन भी आएगा. नाउ उन्होंने ये कहा है कि प्रमोटर के पास मिनिमम होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 20% और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 75%. तो अगर किसी प्रमोटर के पास 95% शेयर है तो उसको मैक्सिमम के ऊपर जा रहा है ना, उसको अपनी होल्डिंग 20% से क्या करनी है, कम करनी है. अब कम करनी है और 75 का लेवल अचीव करना है उसको. एंड दैट्स व्हाई अगर वो लेवल 75 का अचीव करने के लिए अगर वो 20% कम कर रहे हैं देन इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इन अ लॉक इन पीरियड. वो लॉक इन पीरियड इसके लिए एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं. लॉक इन किसके लिए एप्लीकेबल है, लॉकिंग एप्लीकेबल है दैट मिनिमम 20% 3 साल के लिए लॉकिंग रहेगी. उसके ऊपर के लिए लॉक इन कितना था, 1 साल के लिए. बट 1 साल का भी लॉकिंग हट जाएगा इफ अगर वो 75 की पोजीशन अचीव करने के लिए अगर वो रिडीम कर रहा है तो ये शेयर भी लॉकिंग में 1 साल तक भी नहीं रहेगी. ओके, टू मेकिंग अवेलेबल राइट फॉर द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर. नेक्स्ट वन, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पर्सन अदर देन प्रमोटर. उसका क्या है, सो एंटायर प्री इशू ऑन द पर्सन अदर देन प्रमोटर द शेयर लॉक इन फॉर पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द इनिशियल पब्लिक ऑफर. नाउ every equity share allotted to the employee under the employee stock option and employee stock purchase prior to the initial offer, issuer has to disclose in respect of such option. Then every equity shareholder employee stock option transferred to the employee exercise an option employee stock option plan to the purchase scheme, and any venture capital fund, alternative investment fund, foreign venture capital fund lock in for at least 1 year. तो अपन ने ये जो देखे थे ना, ESOP के अलावा स्वेट इक्विटी शेयर, देन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इनको जो अपन शेयर दे रहे थे, एम्प्लॉय परचेज स्टॉक प्लान, इनको जो शेयर दिए थे, इनका मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए लॉकिंग का, 1 year. प्रमोटर के लिए 3 साल, बाकी सबके लिए 1 साल. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड.
डन। नीट बोल रही Lock-in period for partly paid up securities. If the securities are subject to lock-in period, are partly paid up, are amount called up under the specified securities less than the called up, the lock-in period end only on the expiry of 3 years from the securities pari passu with the securities issued to the public. Now शेयर आपके पार्टली पेड अप हो या फुल्ली पेड अप हो, जब आपने सिक्योरिटीज इशू की थी ना, वहां से लेके अगले 3 साल तक ये लॉक इन में रहेगा। आपने पैसे दिए नहीं दिए, पार्टली पेड अप है फुल्ली पेड अप है, उसका उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सो भले ही आपने पैसा कॉल किया और उससे पैसे कम आपने पे किए, लॉक इन सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तेरी पैसों का मतलब इट इज ऑन द सेम लेवल। जिसने पूरे पैसे दिए उसका लॉक इन जल्दी खत्म होने वाला है, ऐसा है क्या? नहीं, उनके लिए भी सेम रहेगा। जिनका पार्टली पेड है उनके लिए भी सेम रहेगा। इंस्क्रिप्शन ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विच आर सब्जेक्ट टू लॉक इन शैल कंटेन इंस्क्रिप्शन non-transferable and lock-in period and shall ensure that lock-in period recorded by depository. फिजिकल सर्टिफिकेट जो होता है ना, वहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट पे लिखा होता है ऐसे नॉन ट्रांसफरेबल। अब तुम लोग बोलोगे सर अभी तो फिजिकल सर्टिफिकेट है ही नहीं, अब डीमोटलाइज फॉर्म में, तो डीमोटलाइज फॉर्म में तो आपके डिपॉजिटरी के पास शेयर है ना, तो डिपॉजिटरी को पीरियड इन्फॉर्म किया जाता है कि इनका कितने दिन तक शेयर लॉक इन। प्लेज ऑफ अ लॉक इन शेयर, क्या मैं प्लेज कर सकता हूँ, गिरवी रख सकता हूँ लॉक इन पीरियड वाले शेयर? द सिक्योरिटीज एक्सेप्ट एसआर बाय द प्रमोटर एंड द लॉक इन प्लेज एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी लोन ग्रांटेड बाय कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फॉर अ फाइनेंस कंपनी एंड अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग। सो फर्स्ट, if the specified securities is lock-in held by the promoter, loan is granted by issuer company, subsidiary company for the purpose of financing one or more object and pledge as a specified security in one of the term loan sanction. The lock-in period of the securities and the promoter of the sanction of the loan. Now, जिस दिन आपको लोन सैंक्शन किया है वहां से आपको लॉक इन पीरियड कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या आप गिरवी रख सकते हो? यस। ट्रांसफर कर सकते हो? ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर आपका लॉक इन पीरियड तक ही रहेगा। बैंक के पास अपने गिरवी भी रखा है तो भी लॉक इन में ही रहेगा, वो लॉक इन के बाद ही आपका फ्री हो जाएगा पैसा। नाउ ये अमीर लोग जो भी होते हैं ना, ज़्यादातर अगर आप अमेजोन का ओनर देखोगे या इवन अमेजोन ओनर के अलावा टेस्ला का ओनर एलन मस्क, इनको देखोगे तो लास्ट 2 साल में, ओके, दे आर वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन ना, इन्होंने कितने टैक्स पे किए रहेंगे सरकार को? They are the world richest person and they pay single पैसे, not even a single पैसे to the government. Now ये उनकी शेयर की जो वैल्यूएशन है, वो शेयर की वैल्यूएशन इनकी बढ़ रही है, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, एज अ रीजन ऑटोमेटिकली ये क्या बन रहे हैं, अरबोपति और करोड़पति बन रहे हैं। नाउ ये अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए क्या करते हैं, यही शेयर प्लेज करते, और प्लेज करने के बाद उसके अगेंस्ट लोन लेके जो पैसा मिलता है उसी पैसे से अपनी लाइफस्टाइल एंड लाइफस्टाइल जीते। नाउ कर्जे पे टैक्स नहीं है, और कैपिटल अप्रिसिएशन, शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, बट मैंने बेचे क्या? नहीं, शेयर बेचने पे आपको पैसे मिलेंगे ना, गेन होगा, गेन होगा तो टैक्स देंगे। मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, क्या मैंने शेयर बेचे? नहीं, तो मेरे को सरकार को टैक्स देना है? नहीं देना। दूसरी चीज, मैंने ये शेयर क्या रखे, गिरवी रखे, और लोन लिया बैंक से लोन लेना, उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है? नहीं, लोन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ इनकम, तो सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं। इस पैसे से वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस क्या करते, मर्ज करते। जब ये कंगाल हो जाएंगे, इनकी कंपनी बंद हो जाएगी या इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली तो ये शेयर है किसके पास, बैंकों के पास, तो बेचेगा कौन, बैंक। कलेक्ट कौन करेगा, बैंक। तो ये बोल के मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास टैक्स देने के लिए पैसा है ही नहीं, तो ये पैसा किससे कलेक्ट किया जाएगा, बैंकों से, तो टैक्स भी कौन करेगी, बैंक। चल, अगर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, कल को एलन मस्क की डेथ हो गई,
तो ये शेयर उसके बेटे को मिलेंगे, ओके। और इंडियन टॅक्स हो या यूएस टॅक्स हो, वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी मध्ये जो पण पैसा मिळतो दॅट इज टॅक्स फ्री, विल गेट दैट, सो दे आर नॉट पेइंग इवन अ सिंगल टैक्सेस। सो आपकी इन्वेस्टमेंट, हम लोग देखो सैलरी कमा रहे टैक्स दे रहे, बिजनेस कर रहे टैक्स दे रहे, असली आपका बिजनेस का पैसा शेयर वैल्यूएशन के थ्रू जनरेट किया जाता है, जिससे अपन टैक्सेस को अवॉइड करके और पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लॉक इन पीरियड ऑफ द सिक्योरिटीज, transferability of lock-in period in the securities, subject to the provision the specified securities except the SR of a promoter and lock-in as per the regulation may be transferred to another promoter or group of the promoter in the issue। ये सबसे ज़्यादा important point है, ओके। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था, that there is 1 2 3 4, ओके। कितने लोग हैं? 20% होल्डिंग इसके पास है, 20% होल्डिंग इसके पास है, शुभम सर के पास 20% होल्डिंग है और सैम सर के पास 10% होल्डिंग है, ओके। नाउ इन दैट सिचुएशन हर एक को 20% होल्ड करना जरूरी है ना। नाउ संकेत सर एंड शुभम सर के पास 20% होल्डिंग ज़्यादा है और सैम की होल्डिंग कम है, सैम को कल को निकल जाना है, ओके, नहीं रहना वहाँ। इन दैट सिचुएशन सैम अपने शेयर इनको बेच सकता है क्या? यस, प्रमोटर टू प्रमोटर बेच सकता है। अब तुम बोलेंगे सर लॉक इन है, सैम सर नहीं बेच सकते शेयर, लॉक इन है ना, 3 साल तक रुकना पड़ेगा उनको, दूसरे प्रमोटर को बेच सकते हैं और एक प्रमोटर फ्री हो सकता है, तो एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को शेयर आसानी से बेच सकता है, वो भी प्रमोटर है, ये भी प्रमोटर था, इसका भी लॉक इन में था, इसने इसको ट्रांसफर करने के बाद ये शेयर भी लॉक इन में रहना। कंपनी का मतलब क्या है? शेयर लॉक इन में रहना चाहिए, प्रमोटर बाहर नहीं सकता है, दैट्स द थिंग। एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता है, गिरवी रख सकता है, बट सिर्फ किसी थर्ड पार्टी को या पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकता। Then next one, compliance officer, mark as an important one, compliance officer पे short note आ सकता है आप लोग। Appointment of lead merchant banker, other intermediary and compliance officer, the issuer shall appoint one or more merchant banker registered with a SEBI, managed by one or more lead manager, right, obligation and responsibility inter alia and disclosure, allot a refund and underwriting of obligation, at least one lead manager not associated with a SEBI. If any of the lead manager with the issuer disclose the associate of a issuer and role of a marketing issue, then intermediary appointed register with the SEBI and capability of the interpretation, lead merchant banker agreement with the intermediary and applicable for the intermediary concern। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू अगर आपका हो रहा है प्रोसेस आईपीओ एंड एफपीओ का, तो आपको एक और बैंकर एंड बिडिंग सेंटर्स अपॉइंट करने हैं। एंड 10 सेबी इज अनदर कनेक्टिविटी विद द डिपॉजिटर, रजिस्टर अपॉइंट करना है, लीड मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है एंड आपको कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है। सो इनका कहने का मतलब क्या है कि आपका जो लीड मर्चेंट बैंकर है उसका काम है, तो लीड मर्चेंट बैंकर का काम है कि सेबी के साथ टाइप करके अपने शेयर की लिस्टिंग करना। दूसरा, लीड मर्चेंट बैंकर का काम है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में जो राइट एंड ऑब्लिगेशन बोले उसको कंप्लाई करना। तीसरा, डिपॉजिटरी के साथ कांटेक्ट करना, आरटीएसटीए इनको अपॉइंट करना, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना एंड चेक करना कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आईपीओ एंड एफपीओ के कंप्लाइंट हुए या नहीं हुए। ना आपका जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, बट ऑब्वियसली कंपनी की पूरी हिस्ट्री होती है वहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट में। कंपनी क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्टर कौन है, प्रमोटर कौन है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पिछले 5 साल की 10 साल की, ये कहाँ पे देखे अपन चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं। देन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है तो आपके टर्म्स एंड कंडीशन, शेयर का प्राइस क्या है, स्पेशली फ्लोर प्राइस जिसमें आपको बिडिंग देना है वो वाला। लीड मर्चेंट बैंकर ड्यू डिलिजेंस satisfy themselves all other documents, lead merchant banker call upon issuer and promoter and director and offer sale and shareholding of a offer document as per the terms of ICDR, then ensure that the offer document and particularly financial statement not more than 6 months from the date of issue। आपका ऑफर डॉक्यूमेंट वैलिड कब तक रहेगा, फॉर द 6 मंथ। तो ये सारे पॉइंट एक बार जस्ट गो थ्रू करो फटाफट। ट्रू एंड फेयर फैक्ट डिस्क्लोज करने हैं, फ्लोर प्राइस मेंशन करना है अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है तो। देन ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने आपको एंड एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर।
ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू द पब्लिक। आपने जो ड्राफ्ट बनाया है वो आपको 30 दिन पहले बनाना है, आपका आईपीओ एंड एफपीओ आने से पहले। now ये ड्राफ्ट ऑफर किसको किसको देना है? इश्यूअर। द इश्यूअर shall within a 2 days of filing a draft offer document with a SEBI make a public announcement, one in English, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। दूसरा, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर किसको देना है? मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर बिफोर द एक्सपायरी of the stipulated above file with the SEBI detail of the comment received by them and issuer from the public draft offer document for that period to the draft offer document। तो issuer का काम है कि 2 days filing to the draft offer to the SEBI आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। दूसरा, लीड मर्चेंट बैंकर ये आपके SEBI के साथ क्या करेगा? लेटर ऑफ ऑफर या ड्राफ्ट ऑफ ऑफर सबमिट करेगा। Issuer and lead merchant banker ensure that the offer document are hosted website on a regulation। तो issuer and lead merchant banker का एक और काम है क्या? इसको वेबसाइट पर डालना for the public comment। And last, lead merchant banker and stock exchange they shall provide copies of offer document to the public as requested or reasonable, providing the copies of the same। अगर किसी पब्लिक ने कॉपीज मांगे लेटर ऑफ ऑफर की तो वो दे सकते हैं। तो पब्लिक अनाउंसमेंट इन 2 days बाय द इशूअर, वेबसाइट पर डालना है, सेबी को इन्फॉर्म करेगा लीड मर्चेंट बैंकर और इसकी कॉपी अवेलेबल करवा के देनी है तो कॉपी भी अवेलेबल करवा के देगा स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज लीड मर्चेंट बैंकर यानी लीड मैनेजर। डन। अवेलेबिलिटी ऑफ द इशू ऑफ मटेरियल। अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द इशू तो इसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। प्रोहिबिट द पेमेंट एंड इंसेंटिव। अ पर्सन कनेक्टेड विद द इशू नॉट ऑफर एनी इंसेंटिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपके ऑफर से रिलेटेड जो लीड मर्चेंट बैंकर है या कोई भी और लोग एसोसिएटेड है उनको आप इंसेंटिव बेसिस पे रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। उनका जितना काम है उतना ही प्रोफेशनली फीस देंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रखना पड़ेगा विच इज़ अ 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ योर आईपीओ साइज। आईपीओ की ग्रेडिंग कंपलसरी है, आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आईपीओ का ग्रेडिंग लेके आना है। अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर। अंडर राइटिंग 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, 5% एंड 2.5% डिबेंचर पे कमीशन आपको मिलेगा। सो ये कमीशन वाला अमाउंट कैलकुलेट करना है। ये वाला पार्ट सबको ही पता है। Underwriter. If issuer of a IPO and FPO going through the book building process, they desire to issue the underwriter, they shall appoint an underwriter. Now, underwriter is a lead manager and syndicate member who at least 75% of net public offer for compulsory allotted to the qualified institutional buyer. Such portion cannot be underwriter.
मैंने पहले ही बोला था ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए अपन ने मैक्सिमम 75% रखे हुए। नाउ ये शेयर आपका अंडरराइट नहीं कर सकता है, तो बचे कितने, बाकी के 25% जो पब्लिक नहीं लेने वाली उसमें से ही अंडर रिटर्न करना है उसको। Then issuer prior to the underwritten agreement deal with the lead merchant banker indicate that such specified securities subscribe and predetermined price. If the syndicate member fail to fulfill the underwriter's obligation, lead merchant banker fulfill the underwriter's obligation. Lead merchant banker shall not subscribe any manner except fulfilling the underwriter's obligation. Then minimum underwriting obligation as specified under the regulation 1992, and there is an issue required underwriter obligation should be at least to extend with a minimum subscription. ये मॉनिटरिंग वाला पार्ट आप करो, पोस्ट इशू वाला प्राइस एंड एडवर्टाइजमेंट वाला प्राइस मैं नहीं बता रहा, ये बाकी सारे पॉइंट वापस रिपीट है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, सब्सक्रिप्शन कब तक आना चाहिए, मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज में आना चाहिए। एप्लीकेशन मनी आपका कितना होना चाहिए, तो एप्लीकेशन मनी मिनिमम एप्लीकेशन मनी 10 या 15,000 के बीच में होना चाहिए, आपका अलॉटमेंट का साइज है। और एप्लीकेशन पे आपको कितना पैसा मांगना है, 25% ऑफ द इशू प्राइस, ये अकाउंट्स में भी आ सकता है। 25% ऑफ द इशू प्राइस। एप्लीकेशन मनी पूछा तो 10 या 15,000 के बीच में, और अमाउंट शेयर प्राइस 25%। ओके, नेक्स्ट वन ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करना है आप लोगों को, एक्सेस रिफंड करना है या प्रो अलॉटमेंट करना है, दैट इज अलाउड टू। रिफंड कितने दिनों में देना है, शेयर कितने देने हैं, 30 डेज में देना है। अलॉन्ग अगर 30 डेज में नहीं दे पाए तो अलॉन्ग विद 15% इंटरेस्ट पर एनम। पोस्ट इश्यू एडवर्टाइजमेंट, पोस्ट इश्यू एडवर्टाइजमेंट में आपको सब्सक्राइब शेयर अलॉट कितने हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर सक्सेसफुल कितने हुए, कितने लोगों को रिफंड दिया और कितना पैसा बैंक में है, इसकी रिपोर्ट आपको देनी है। और ये रिपोर्ट कब देनी है, आपका इशू कंप्लीट होने के 10 दिन के अंदर आपको क्या करनी है, पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट देनी है। कितने लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किया, कितने लोगों को शेयर अलॉट हुए, कितने परसेंटेज के सक्सेसफुल शेयर रहे, किनको रिफंड मिला, किनको शेयर मिले। इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज में। डन, ये लिखा हुआ है ना। हुआ गया, यहाँ नीचे 10 डेज है, ऊपर अलॉटेड 30 डेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीड मर्चेंट बैंकर। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपका आईपीओ नेटवर्क है उसके लिए लीड मर्चेंट बैंकर थ्रू आउट द स्टार्ट टू द एंड कंटिन्यूसली क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल। इन्वेस्टर की कंप्लेंट आए कि मेरे को एप्लीकेशन किया था, रिफंड नहीं मिला, ये मैंने एप्लीकेशन किया था, शेयर अलॉट नहीं हुआ एंड ऑल दैट, तो ये इन्वेस्टर ग्रीवेंस भी उसको रिसॉल्व करने। देन रेगुलर इंटरवल रिपोर्ट, जब तक आपका आईपीओ एनपीओ कंप्लीट नहीं होता है तब तक रेगुलर इंटरवल पे उसको क्या करनी है, रिपोर्ट बनानी, कितने एप्लीकेशन है, कितना पैसा है। इंटरमीडियरीज ओमिशन एक्ट, अगर आपका इंटरमीडिएट यानी डिपॉजिटरी, अंडरराइटर उन्होंने कुछ वर्ड किए तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, लीड मर्चेंट बैंकर। तो इसको रिपोर्ट किसको देनी है कि ओमिशन या कमीशन कुछ भी हुआ है तो उसको रिपोर्ट देनी है सेबी को। अंडरराइटर्स कमिटमेंट फुलफिल 10 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ इशू, जो भी कमिटमेंट है लाइक शेयर देना है या रिफंड देना है वो वाला। एंड रिपोर्ट टू द सेबी इफ अंडरराइटर फेल टू अंडरराइट द शेयर, अगर अंडरराइटर ने शेयर ही नहीं ली तो भी उसको रिपोर्ट कहाँ पे करेंगे अपन, सेबी को रिपोर्ट करेंगे अगर अंडरराइटर ने शेयर लिए है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी, आपकी लीड मर्चेंट बैंकर।
डन. लावून टाक. प्रत्येक गोष्टीत फायदा नसतो बघा, सोपट सुजल म्हणते की ती बांगड्या फोडशील अशा. बरोबर. तिला दे. तिला माझ्याकडे आहेत माझ्या ताईच्या. बांगड्या रे, बांगड्या. हो गया. ये लिखा हुआ है ना बुक में या नोट्स इधर लिख रहे हैं क्या आप मॉड्यूल में? थक गए तुम लोग? हो गया लास्ट कुछ भी खत्म ही हुआ ना. फास्ट ट्रैक आईपीओ का एलिजिबिलिटी देखो. लिस्टिंग कितने 3 साल कम से कम आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर 3 साल की लिस्टिंग होनी चाहिए तो एफपीओ कर सकते. डीमैटेरियलाइज फॉर्मेट होना चाहिए. आपका एटलीस्ट 1000 करोड़ का क्या होना चाहिए एफपीओ होना चाहिए. नाउ ट्रेडिंग टर्नओवर 2% का होना चाहिए. पिछले 6 महीने में 10% का डिलीवरी बस ट्रेडिंग होना चाहिए और सारे सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन आपने कंप्लाई किए. इन्वेस्टर के 95% कंप्लेंट आपके क्या है रिजॉल्व है. नो शो कॉज नोटिस फ्रॉम आरबीआई फेमा एंड सिक्योरिटीज लॉ. नो वायलेशन ऑफ एलिड लॉ लास्ट 3 इयर्स. कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ पिछले 3 साल में. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट नहीं है. ना ऑडिटर ने कुछ क्लैरिफिकेशन लिया ऑब्जेक्शन लिया अबाउट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एफपीओ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. Dissenting shareholder. Dissenting shareholder are the shareholder who voted against the resolution or the object on variation refers to the subject offer into the document. Dissenting shareholder. This is my कौन है online में. Exit opportunity is to be provided. Exit offer price. Exit offer price 52 वीक्स का आपका हाईएस्ट एंड लोएस्ट वीकली एवरेज प्राइस. देन 60 डेज का हाईएस्ट एंड वीकली ऑफर प्राइस. प्रमोटर ने दिया हुआ प्राइस या निगोशिएटेड हाईएस्ट प्राइस अंडर द एक्विजिशन. ये चारों में से whichever is higher will be treated as a price. 52 high low volume weighted average price. 60 days high low volume weighted average price. अगर शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं होते प्राइस डिटरमाइन बाय प्रमोटर और हाईएस्ट प्राइस फॉर एक्विजिशन. टीचर आल्यावर तू फार मनावर घेतो.
आता बोल ना. अयो. तुला वाटत नाही चुकीच्या माणसाला छेडतोय तू? छेडतो तुला तू. Right issue. Right issue is the share offered by security listed on the issuer to the shareholder, issuer on the record of the fixed price or the said price. Right share issue करने के लिए आपको eligibility, not eligible to make the right issue. If the issuer, promoter, group of promoter are debarred from accessing the market, same condition. Promoter, director debarred from accessing the capital market by SEBI, same condition. इकोनॉमिक ऑफेंडर सेम कंडीशन, तो आप राइट शेयर इशू नहीं कर सकते. प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल इशू का मतलब क्या? सिलेक्टेड पर्सन या सिलेक्टेड ग्रुप को ही शेयर दिए, देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रेफरेंशियल इशू. सर ते कंडीशन क्या होनी चाहिए प्रेफरेंशियल इशू की? फुल्ली पेड अप शेयर होना चाहिए, तो ही प्रेफरेंशियल इशू हो सकता है. स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद ही प्रेफरेंशियल इशू हो सकता है. डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही होगा, सारे स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई किए, और जिस व्यक्ति को प्रेफरेंशियली शेयर दिए हैं बाकी किसी को नहीं दिए, उसका पैन कार्ड होना जरूरी है. नोट डाउन दिस वन. फुल्ली पेड अप, 170. स्पेशल रिजोल्यूशन, डीमैट फॉर्म, compliance with the law and PAN card number mandatory. काय करते तू क्लास मध्ये? फक्त एसी वाढव, कमी कर, बस आणि जा. सर काय सगळे अरे इतना टाइम तुम्हारे साथ देने तो निकला. Done, sir. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पार्ट में नहीं कवर कर रहा, वो आप देखो घर पे. सर लास्ट वन. कंडीशन फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन होनी चाहिए. नो डिफॉल्ट इन इंटरेस्ट एंड लोन रिपेमेंट, नो डिफॉल्ट इन स्टैट्यूटरी ड्यूज. फुल्ली पेड अप शेयर ही आप बोनस शेयर दे सकते हो. देन आप किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस में आपका डायरेक्टर या प्रमोटर इन्वॉल्व नहीं है. बोनस शेयर देने की कंडीशन, परमिशन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. Second, no default in interest, no default in statutory dues, share fully paid up है, and promoter not involved in any economic offense. तो आप बोनस शेयर दे सकते हो. Then bonus shares, debt into equity, bonus shares. सो डेब्ट टू इक्विटी जो कन्वर्टिबल है, इनको भी बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे. कहाँ से लेंगे? आउट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. डिविडेंड के बदले में आप बोनस शेयर इशू
नहीं कर सकते. देन दिस इज द रेगुलर वन. हो गया खत्म. सर ऐका ना हे व्हॉट इज